नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि महाकवि दंडी। महाकवि दंडी से संबंधित जो प्रश्न हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में आते हैं और मुख्यतः रचनाओं से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित, रचनाओं की कथा वस्तु क्या है उससे संबंधित, तो उन सभी तथ्यों का आज के सत्र में हम अध्ययन करेंगे। तो महाकवि दंडी का जीवन परिचय। दंडी की रचनाओं का परिचय। दंडी के समय को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका समय 550 ईस्वी से 600 के बीच हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका काल 700 ईस्वी के आसपास था। यानी विद्वानों में काफी मतभेद हैं। तो मुख्यतः उनका जो समय है वो 600 ईस्वी के बीच का ही माना गया है। दंडी की माता का नाम गौरी और पिता का नाम वीरदत्त था, और ये इनके दादाजी थे प्रपितामह व भारवी थे। ये भारवी के पौत्र थे दंडी। शैली परिष्कृत गद्य के जनक एवं वैदर्भी रीति शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेषता है इनकी पदलालित्य। दंडी नाम पदलालित्य। तो इनकी जो विशेषता है वो पद की लालित्य है। इसका अर्थ होता है कि छोटे अर्थों में बड़ी बात कहना, पदलालित्य। पदों में ललित छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग किया है अपने साहित्य में। आचार्य दंडी यथार्थवादी व्यवहारवादी आचार्य हैं। दंडी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इन रचनाओं से तो कई बार प्रश्न आते हैं। 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंत सुंदरी कथा, छंदो विचित्र, कला परिच्छेद, द्वसिंधान काव्य। तो इनमें 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंत सुंदरी कथा, ये 3 रचनाएं तो दंडी की बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये प्रामाणिक रचनाएं हैं। इनसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। दंडी एक संस्कृत काव्यशास्त्री और राजा नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। पहले समय में होता था कि राजाओं महाराजाओं के यहाँ एक दरबारी कवि हुआ करते थे, तो वह परंपरा थी। तो दंडी भी इसी प्रकार राजा नरसिंह वर्मन के यहाँ दरबारी कवि थे। दंडी ने काव्य गुणों को बहुत अधिक महत्व दिया था। उनके गुणों को शब्दाश्रित और अर्थाश्रित और शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित माना गया है। दंडी ने गुण और अलंकार दोनों को काव्य की शोभा कारक लक्षण माना है। दंडी का मानना है कि जो काव्य में वो क्या होते हैं, अलंकार भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आभूषण अलंकार का अर्थ होता है, आभूषण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, अलंकार भी हैं, और लक्षण गुण भी माना है कि काव्य का गुण और अलंकार दोनों ही काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, उसको प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं। दंडी के विषय में कहा जाता है कि उनके माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था और वह कांची के निराश्रय में रहते थे। दंडी जब छोटे थे बचपन में ही, तो उनके माता पिता नहीं रहे और उन्होंने इस प्रकार का बचपन जिया। दंडी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। इसमें 10 कुमार चरितम जो रचना है दंडी की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यह संस्कृत का एक गद्य उपन्यास है। ऐसा माना जाता है कि 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों ने अपनी अपनी यात्राओं के अनुभवों और पराक्रम का वर्णन किया है। प्रश्न आता है कि 10 कुमार चरितम में किसका वर्णन है? तो 10 राजकुमारों ने अपनी यात्राओं और अपने पराक्रम का वर्णन किया है। इसमें विनोद और व्यंग के जरिए तत्कालीन समाज का भी चित्रण किया गया है। दंडी को संस्कृत का पहला गद्यकार भी कहा जाता है कि 10 कुमार चरितम रचना है, ये गद्य में ही लिखी गई है। 10 कुमार चरितम जो रचना है, इस रचना में कथा व आख्यायिका दोनों के लक्षण प्राप्त होते हैं। अब कथा क्या होती है? कथा उस रचना को कहते हैं जो कल्पना प्रधान रचना होती है। कोई साहित्यकार, लेखक किसी कल्पना के आधार पर कोई रचना करता है, कोई कहानी लिखता है, तो वह कल्पना
वह रचना कथा कहलाती है। और आख्यायिका में ऐतिहासिक पात्र होते हैं। इतिहास में जो हुआ था, जैसे रामायण महाभारत या अन्य कोई जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से पात्रों को लेकर रचनाएं लिखी जाती हैं। तो वो सभी रचनाएं ऐतिहासिक रचनाएं हैं, उन्हें आख्यायिका कहते हैं। जो 10 कुमार चरितम रचना है, इस रचना का विभाजन उच्छ्वासों में किया गया है। 10 कुमार चरितम रचना में गुणाढ्य की व्रत कथा से प्रभावित रचना है। 10 कुमार चरितम, उसका ही प्रभाव, गुणाढ्य एक कवि हैं, एक राइटर हैं, उनकी रचना है व्रत कथा, और उसका प्रभाव 10 कुमार चरितम पर है। 10 कुमार चरितम रचना है, इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले पूर्व पीठिका दी गई है और यह 5 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमें 2 राजकुमारों व मुख्य पात्र जो राजकुमार है उसका आधा वर्णन किया गया है। और दूसरी जो मेन कथा है 10 कुमार चरितम, वो दूसरे भाग में है और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। अंत में उपसंहार दिया हुआ है रचना में। अवंती सुंदरी कथा, इस रचना में राजवाहन और उनकी प्रेमिका अवंती सुंदरी की कथा का वर्णन है। अवंती सुंदरी की कथा बहुत ही उदात्त शैली में वर्णित, जो उनकी प्रेमिका है उनके वर्णन किया गया है, राजवाहन और अवंती सुंदरी का, और उदात्त शैली में वर्णित की गई है यह कथा, और यह कथा अपूर्ण है। तो कभी कभी प्रश्न यह बनता है कि दंडी की रचना कौन सी अपूर्ण रचना है, तो वह रचना अवंती सुंदरी कथा है। काव्यादर्श दंडी की एक और रचना है। काव्यादर्श ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलंकार ग्रंथ के रूप में काव्यादर्श ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है। काव्यादर्श रचना है जो इनकी, यह एक अलंकार ग्रंथ है। दांडी हो गया इधर। दंडी ने कांची के पल्लव राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए काव्यादर्श की रचना की थी। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं भी लिखी जा चुकी हैं। इस ग्रंथ में 3 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में क्या है? 3 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्यादर्श में प्रथम परिच्छेद में मंगलाचरण के पश्चात काव्य की परिभाषा बताकर उसके 3 भेद स्वीकार किया है। गद्य, 3 भेद कौन कौन से हैं? गद्य, एक गद्य में भी काव्य लिखा हो सकता है, पद्य में भी हो सकता है काव्य, और मिश्रित का वर्णन यानी चंपू काव्य जिसे कहते हैं। गद्य पद्य की मिश्रित रचना चंपू काव्य कहलाती है। तो मिश्रित का वर्णन भी किया गया है। इसमें वैधर्व एवं गौण मार्गों का वर्णन करके 10 गुणों के बारे में बताया गया है। अनुप्रास का लक्षण उदाहरण सहित दिया गया है। अंत में कवित्व की 3 साधनों प्रतिभा, पठन, अभ्यास का वर्णन किया गया है। कवित्व में क्या होता है? प्रतिभा होती है एक तो, और पठन करके एवं अभ्यास, किस प्रकार कोई व्यक्ति कवि बनता है तो उसमें प्रतिभा होगी तब वह कवि बन जाएगा, और पठन पाठन करके और दूसरा अभ्यास करके, तो काव्य के लक्षण बताए गए हैं। द्वितीय परिच्छेद की कथा में अलंकार की परिभाषा देकर 35 अलंकारों की गणना की गई है। तो दूसरे परिच्छेद में कभी कभी प्रश्न आता है कि काव्यादर्श रचना है महाकवि दंडी की, उस रचना में द्वितीय परिच्छेद में क्या वर्णन किया गया है, किस कथा का वर्णन है, क्या है। तो इसके अंतर्गत अलंकार की परिभाषाएं दी गई हैं और 35 अलंकारों की गणना की गई है। तृतीय परिच्छेद जो दंडी की रचना है काव्यादर्श, उसका यह तृतीय परिच्छेद है और इसमें 77 श्लोकों में यमक अलंकार का वर्णन किया गया है। 29 श्लोकों में प्रहेलिकाओं की विवेचना की गई है। अंत के 63 श्लोकों में 10 प्रकार के दोषों का वर्णन किया गया है। महाकवि दंडी ने जो इसमें टीका लिखी है उसका भी हम अध्ययन करते हैं। काव्यादर्श रचना पर टीका भी लिखी गई हैं, कई सारे कवियों ने लिखी है, पर हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। काव्यादर्श की सबसे प्राचीन टीका तरुण वाचस्पति द्वारा लिखित है। तो काव्यादर्श के सबसे महत्वपूर्ण टीका है वो तरुण वाचस्पति ने लिखी है। इस टीका में तरुण वाचस्पति ने 10 रूपक और सरस्वती कंठावरण को उद्धृत किया गया है।
इसमें रंगाचार्य संपादित इसको संपादित किया है वो किसने? रंगाचार्य ने संपादित किया है और मद्रास से इसे प्रकाशित भी कराया है। तो काव्यादर्श की सबसे प्राचीन टीका लिखने वाले व्यक्ति का नाम है तरुण वाचस्पति, याद रखना है। और यह प्रकाशित किसने कराई? रंगाचार्य ने, और मद्रास से इसे प्रकाशित कराया है। वर्तमान समय में चेन्नई, वहां से यह प्रकाशित कराई गई है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।